यूनिट फर्स्ट है जूलॉजी पार्ट की, उसका लेसन 4 चल रहा था, जो कि अपने लेसन नंबर कौन सा है, 24 है। अपने लेसन नंबर कौन सा है, 24 है। उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। लेसन का नाम क्या था अपने, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। लेसन कौन सा था स्टूडेंट्स, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो जो अपना लास्ट वीडियो था, जो कल अपन ने अपलोड किया था, जिसके बारे में पढ़ा था, उसमें अपन ने कल परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। जो परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि परिसंचरण तंत्र शरीर में पाए जाने वाला वह तंत्र होता है जो पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन का परिवहन क्या करता है, पूरे शरीर में करता है। प्रत्येक ऑर्गन्स के पास पोषक पदार्थ पहुंचते हैं और ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसके कारण वह लिविंग बने रहते हैं, जीवित बने रहते हैं। परिसंचरण तंत्र मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे। एक बताया था आपको खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा बताया था आपको बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र की विशेषता यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था कीट वगैरह, और बंद का बताया था मनुष्य। याद रखने के लिए मैंने कहा था खुले में ध्यान रखना कि इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया होती है वह रुधिर वाहिनियों, धमनी, सिरा और केशिका में नहीं होती है। इतना ध्यान रखना अपने को, धमनी और सिरा केशिका में नहीं होगी। और जबकि जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया होती है वह धमनी, सिरा और केशिका के माध्यम से ही पूरी बॉडी के अंतर्गत होती है। तो इनके बारे में इतना ही, बाकी पिछले वीडियो में मैंने इसमें डिटेल में बताया था। अब अपन चर्चा कर रहे हैं आगे ब्लड या रक्त। तो देखिए रक्त ऑब्लिक रुधिर या ब्लड, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ब्लड होता क्या है, ब्लड होता क्या है। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है स्टूडेंट्स, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल यानी कि इसकी अवस्था है, तरल अवस्था में पाया जाता है। संयोजी ऊतक, संयोजी यानी जोड़ने वाला ये ऊतक किसे जोड़ता है, ब्लड के माध्यम से अपनी बॉडी के जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं वह एक दूसरे से कनेक्टिव रहते हैं, यानी सबके पास यही सप्लाई करता है, उनको कनेक्टिविटी में रखने का कार्य करता है। तो यह क्या, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। प्रकृति कैसी होती है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब क्षारीय प्रकृति होती है तो इसका पीएच मान जो होता है वह भी अपने को पता होना चाहिए। ब्लड का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स, 7.4 होता है। हमेशा ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, 7.4 होता है। अब जो ब्लड होता है ना, उसकी मात्रा कितनी होती है बॉडी के अंदर, ब्लड की जो मात्रा, तो एक अगर अपन देखें स्वस्थ मनुष्य में 5 लीटर तक अपन कह सकते हैं क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। 5 लीटर तक ब्लड पाया जा सकता है। या अपन कहें तो व्यक्ति का जितना जो वजन होता है ना, वजन का लगभग 8% क्या होता है कि ब्लड होता है। व्यक्ति का जितना जो वजन होता है उसका 8% अपन मान सकते हैं कि ब्लड माना जाता है। अगर इनमें भी अलग अलग देखें तो पुरुष में अगर देखें तो लगभग 5 लीटर तक पाया जाता है, और अगर महिला में अगर अपन देखें तो 4 से 4.5 लीटर तक अपन कहते हैं ब्लड पाया जाता है। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर पुरुषों में ज़्यादा और महिलाओं में कम। तो मैंने यहाँ पर एक बात बताई अभी कि जो वजन का 8% होता है, तो अपन देखते हैं कि महिलाओं का वजन जो होता है, औसत वजन वह पुरुषों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। इस कारण से यह डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड का जो स्वाद अपन देखते हैं तो वह नमकीन स्वाद होता है, और वह अपन कह सकते हैं किसके कारण, NaCl सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण अपन कह सकते हैं इसका जो स्वाद होता है वह नमकीन स्वाद अपने को देखने को मिलता है। ब्लड का जो रंग होता है ना, ब्लड का जो रंग होता है वह कैसा होता है स्टूडेंट्स, लाल होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और इसके लिए एक अपन मान सकते हैं प्रोटीन जिम्मेदार होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन जिम्मेदार होती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। यह जो हीमोग्लोबिन है इसके बारे में
डिटेल से मैं आपको तब बताऊंगा जब अपन कहाँ क्या पढ़ेंगे, आरबीसी पढ़ेंगे, वहां पर हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर यह समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन क्या है कि रंजक प्रोटीन या शोषण प्रोटीन होती है, जो कि मुख्य रूप से अगर इसे डिवाइड करें तो हिम प्लस ग्लोबिन, दो वर्डों से मिलकर हिम तो यहाँ पर क्या होता है, एक वर्णक या रंजक जो रंग प्रदान करता है, और ग्लोबिन यहाँ पर क्या है कि प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या है, यहाँ पर एक प्रोटीन होती है। तो ये नॉर्मल जानकारी अपन ब्लड के बारे में देखते हैं। अब जो ब्लड होता है ना, उसके दो भाग होते हैं। ब्लड जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक तो कौन सा होता है दोस्तों, एक होता है अपने रुधिर प्लाज्मा। एक तो कौन सा होता है, रुधिर प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा होता है, रुधिर कणिकाएं। रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, इनके बारे में डिटेल से अब पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रुधिर प्लाज्मा की। तो एक तो मैंने बताया आपको रुधिर प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है वह कौन सा होता है, वह रुधिर कणिकाएं। वह कौन सा होता है, रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर प्लाज्मा जो होता है वह ब्लड का तरल भाग होता है। ब्लड का जो तरल भाग होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं, रुधिर प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ब्लड का जो तरल भाग होता है यह हल्का पीला, हल्का पीला रंग होता है, हल्के पीले रंग का होता है। क्षारीय द्रव होता है। हल्के पीले रंग का क्या होता है कि क्षारीय द्रव होता है। यह अपन इसकी प्रकृति मान सकते हैं। इसके अलावा अगर मुख्य रूप से देखे जाए तो रुधिर प्लाज्मा में जो उपस्थिति होती है, रुधिर प्लाज्मा जो होता है वह अपन देखें टोटल ब्लड का 55% होता है। परसेंट भाग जो होता है वह रुधिर प्लाज्मा होता है टोटल ब्लड का। ध्यान रखना, रुधिर प्लाज्मा 55% होता है और रुधिर कणिकाएं जो होती है वह 45% में पाई जाती है। तो 55% भाग होता है यह। लेकिन इसका जो कुल अपन देखते हैं, केवल जो प्लाज्मा होता है ना, उसका 90% भाग क्या होता है, जल होता है। इसके अंदर अगर अपन इसका संगठन की बात करते हैं ना प्लाज्मा की, तो 90% इसमें क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अब जल जो होता है वो अपने को पता है बॉडी में क्या कार्य करेगा। ब्लड के अंदर अपन देखें तो मुख्य रूप से इसके अगर कार्य की बात की जाए तो यह रुधिर दाब, आयतन का नियमन व परिवहन करने का कार्य करता है। रुधिर दाब, रुधिर दाब परिवहन का कार्य करता है। यानी कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, इसी जल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जल की मात्रा है तो रुधिर प्रवाह बराबर बना रहेगा, उसका जो दाब वगैरह वह भी बराबर बना रहेगा और परिवहन उसका आसानी से होता रहेगा। यह कार्य माना जाता है यहाँ पर जल का। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, एक और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं एल्बुमिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन एक प्रोटीन पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा में। यह लगभग अपन देखें 4.5% तक पाई जाती है। अभी ये कौन से पार्ट आ गए इसके, कार्बनिक पदार्थ। मैंने बताया 90% तक तो जल पाया जाता है। बाकी जो बचा हुआ जो 10% होता है ना, 10% उसमें क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, उनकी उपस्थिति होती है। तो उनके अंदर एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है वह 4.5% तक पाई जाती है। और यह क्या करती है, बॉडी में प्रासरण दाब उत्पन्न करने का कार्य करती है। बॉडी में क्या कार्य होता है इसका, प्रासरण दाब उत्पन्न करना। किसका कार्य माना गया है, एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है उसका कार्य माना गया है। दूसरी अगर अपन देखें तो वह आती है ग्लोब्यूलिन। दूसरी जो प्रोटीन आती है वह कौन सी आती है, वह आती है ग्लोब्यूलिन। वह अपन देखें तो एल्फा, बीटा और गामा, एल्फा, बीटा और गामा, ये 2.5% तक पाई जाती है। और इसका कार्य है एल्फा, बीटा और गामा प्रोटीन निर्माण का कार्य अपन इसे मानते हैं।
अल्फा बीटा गामा जो प्रोटीन होती है उसके निर्माण में अपन कहते हैं कि ये क्या होती है, सहायक होती है। इसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि जो ग्लोबुलिन अल्फा बीटा और गामा होती है यह प्रोटीन निर्माण के साथ साथ एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है, एंटीबॉडी निर्माण, उसमें भी अपन कह सकते हैं कि यह क्या होती है, सहायक मानी जाती है। अपने शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन वगैरह प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है उसमें सहायक प्रोटीन कौन सी आपकी, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है वह क्या होती है, इसमें सहायक मानी गई है। फिर अपन बात करते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। अब फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है ना वह मानी जाती है 0.3%। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है वह 0.3% होती है। और एक और प्रोटीन आपने सुनी होगी वह होती है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी होती है स्टूडेंट्स, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ही प्रोटीन जो होती है यह है सूक्ष्म मात्रा में, जैसे 0.3 है यह भी इससे भी कम मात्रा में पाई जाती है प्रोथ्रोम्बिन। और दोनों का वर्क जो होता है वह क्या होता है, समान होता है। दोनों ही क्या करती है, रुधिर स्कंदन में सहायक मानी गई। रुधिर स्कंदन का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स रुधिर का थक्का बनना। रुधिर का थक्का बनने का मतलब क्या होता है, कई बार अपने चोट वगैरह लग जाती है, चोट लग जाती है तो अपन देखते हैं थोड़ी देर ब्लड आता है फिर रुक जाता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में अपन देख सकते हैं कि ब्लड जो होता है वह लगातार बहता जाता है, वहां पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड रुकता नहीं होता, तो वहां पर इस प्रोटीन की कमी मानी जाती है। और ब्लड जब रुक जाता है तो उसे बोलते हैं रुधिर का थक्का बन चुका है। और वह किसके कारण बनता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होती है उनके कारण बनता है। तो यह मुख्य रूप से इसमें प्रेजेंट होते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ। इनके अलावा अगर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अगर अपन देखें, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया, यूरिक अम्ल, ये भी अपन देखें तो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में लगभग 0.04% तक पाए जाते हैं। कौन कौन से, यूरिया और यूरिक अम्ल, यूरिया और यूरिक अम्ल 0.04% तक अगर देखें तो यह भी उपस्थित होते हैं। और पोषक पदार्थ के रूप में देखें तो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसी अम्ल। पोषक पदार्थ कौन कौन से पाए जाएंगे, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और एक वसी अम्ल। ये क्या एक प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं जो किसमें उपस्थित होते हैं, अपने ब्लड में उपस्थित है माने जाते हैं। और ब्लड में भी किसमें, जो रुधिर प्लाज्मा जो भाग होता है उसके अंदर पाए जाते हैं ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसी अम्ल पोषक पदार्थ के रूप में इसमें उपस्थित माने जाते हैं। तो ये 90% तक मैंने बताया आपको जल पाया जाता है। और यह जो जितने भी बताए ये सारे इसमें क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ है वह पाए जाते हैं। कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब यहीं पर अगर अपन देखें अकार्बनिक पदार्थ, यहीं पर अगर अपन देखें कि ब्लड प्लाज्मा में जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं तो वह कौन कौन से होते हैं कार्बनिक पदार्थों में, एक तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। मुख्य रूप से देखें तो सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ये अपन देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होती है, इनकी उपस्थिति मानी जाती है। और अगर क्लोरीन आयन देखें तो वह भी उपस्थित होता है। और 0.9% तक अपन कह सकते हैं कि इनकी उपस्थिति जो होती है वह पाई जाती है। अब कई बार एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स कि ब्लड प्लाज्मा में जो प्रमुख आयन होता है वह कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, जो रुधिर प्लाज्मा होता है उसका जो प्रमुख आयन होता है वह कौन सा होता है, आपका सोडियम होता है। कौन सा होता है, सोडियम होता है। ये जरूर से ध्यान में आपको रखना है। तो ये बात थी रुधिर प्लाज्मा के, जिसमें दोबारा थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो रुधिर प्लाज्मा होता है वह टोटल ब्लड का 55% होता है। और जो टोटल जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 90% तक जल पाया जाता है। बाकी जो 10% होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं वह उपस्थित रहते हैं। ऑर्गेनिक पदार्थों में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाएगी। यूरिया, यूरिक अम्ल ये अपशिष्ट पदार्थ, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल ये पोषक पदार्थ के रूप में उपस्थित माने जाते हैं।
अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन ये प्रेजेंट होंगे। 0.9% तक इनकी मात्रा पाई जाती है। ये अपने को ध्यान रखना है। रुधिर प्लाज्मा का प्रमुख आयन मैंने आपको बताया क्या होता है, सोडियम आयन होता है। तो ये तो बात थी रुधिर प्लाज्मा की। अब इससे आगे चलते हैं अपन। रुधिर क्या था, तरल भाग था। अब तरल से थोड़ा जो ठोस भाग पाया जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और वह पार्ट अपने को पता है कौन सा है, सेकंड नंबर का, रुधिर कणिकाएं। उसके बारे में देखिए। रुधिर प्लाज्मा अपन ने पढ़ लिया। अपना जो सेकंड पार्ट है वह है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। अब रुधिर कणिका, जैसे रुधिर प्लाज्मा अपन ने देखा था 55% था, यह कितना बचा हुआ 45% भाग हो जाता है। यह क्या था, थोड़ा सा तरल अवस्था में था और इसे अपन कह सकते हैं थोड़ी सी ठोस अवस्था में यह क्या होता है, उपस्थित है माना जाता है। यह भी अपन कह रहे थे क्षारीय प्रकृति होती है, इसकी भी अपन कह सकते हैं क्षारीय प्रकृति होती है, क्योंकि ब्लड का जो pH मान होता है वह 7.4 होता है, इसलिए क्षारीय प्रकृति इनकी मानी जाएगी। रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशत जो संख्या होता है उसे हिमेटोक्रिट के नाम से अपन जानते हैं। बॉडी के अंदर जो रुधिर कणिकाएं होती है उनकी जो प्रतिशत जो संख्या होती है, कितने % तक होती है, वह अपन मान सकते हैं कि हिमेटोक्रिट के नाम से उसे अपन जानते हैं। अब जो ये रुधिर कणिकाएं होती है ना, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की दे रखी है। एक तो दे रखी है आरबीसी, दूसरी दे रखी है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड अपने दे रखी है इसमें प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु अपन इसे कह सकते हैं। प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु के नाम से अपन जानते हैं। ये 3 प्रकार की दे रखी है। तो सबसे पहले अपन बात किसके बारे में करेंगे, आरबीसी के बारे में करने वाले। सबसे पहले बात किसके बारे में करेंगे, आरबीसी के बारे में। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, तो वह देखिए आरबीसी। आरबीसी की अगर इसे और नाम से अगर अपन देखें तो इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से अपन जानते हैं। इसके फुल फॉर्म अगर देखें तो रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, या हिंदी में लिखे तो लाल रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लाल रुधिर कणिकाएं। ये आरबीसी को जाना जाता है। अब आरबीसी के बारे में मेन बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। टोटल जो अपन कहते हैं कि जो रुधिर कणिकाएं ब्लड में पाई जाती है उसका 99% क्या होती है, आरबीसी होती है। आरबीसी कुल रक्त का, कुल रुधिर कणिकाओं का, टोटल जो रुधिर कणिकाएं होती है ना उसका 99% भाग क्या होता है, अपने आरबीसी होता है। यानी कि संख्या में अपन कह सकते हैं कि ये क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी संख्या अगर देखें अपन तो पुरुष और महिला दोनों में क्या होती है स्टूडेंट्स, अलग अलग होती है। पुरुषों में देखें, पुरुषों में अगर इसकी संख्या देखें तो 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर। और महिलाओं में देखें तो लगभग थोड़ी कम होती है, 5 लाख कम, 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर अपन कहते हैं इनकी संख्या मानी जाती है। ये आरबीसी की जो संख्या होती है। इसके अलावा इसकी विशेषता देखिए क्या क्या होती है। आरबीसी हमेशा क्या होती है, केंद्रक रहित होती है। आरबीसी क्या होती है, केंद्रक रहित होती है। लेकिन अपन देखे स्तनधारियों में जो आरबीसी होती है वह केंद्रक रहित होती है। लेकिन अपवाद यहीं पर बता देना चाहूंगा आपको, ऊंट, लामा और जिराफ, ये जो जीव हैं इनकी आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। सामान्य तौर पर अपन देखें आरबीसी केंद्रक रहित होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट, लामा और जिराफ ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी केंद्रक युक्त मानी जाती है। आरबीसी का अगर आकार देखें तो वह वृत्ताकार होती है। आरबीसी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, वृत्त के आकार की। उभयावतल
उभयावतल, यानी इसके जो दोनों तल जो होते हैं वह अपन देखें तो इस प्रकार से उभरे हुए रहते हैं। दोनों जो तल होते हैं वह उभरे हुए माने जाते हैं। इस प्रकार से उनका किनारा जो होता है वह उभरा हुआ होता है। डिस्क रूपी होते हैं। डिस्क रूपी, डिस्क यानी प्लेट नुमा, डिस्क रूपी या प्लेट नुमा भी अपन कह सकते हैं। इनकी जो आकृति होती है वह पाई जाती है। तो वृत्ताकार, उभयावतल, डिस्क रूपी या प्लेट नुमा कह सकते। एक मुख्य बात अपने को ध्यान में रखनी है, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वह क्या होता है इसके अंदर अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसके अंदर अनुपस्थित होता है। अब जो मेन बात जो अभी अपन ने पहले मैं आपको चर्चा कर रहा था, यहां पर उसको थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। इसमें एक रंजक प्रोटीन पाई जाती है, रंजक प्रोटीन पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से अपन जानते हैं। हीमोग्लोबिन एक रंजक प्रोटीन, रंजक यानी रंग प्रदान करने वाली प्रोटीन होती है। रंजक प्रोटीन भी कह सकते हैं इसे, वर्णक प्रोटीन भी इसे कहते हैं अपन। इसके अलावा श्वसन प्रोटीन के नाम से भी अपन इसे जानते हैं, या इसे संयुग्मी प्रोटीन के नाम से भी अपन जानते हैं। रंजक या वर्णक तो रंग के आधार पर, श्वसन यानी श्वसन क्रिया में सहायक है, और संयुग्मी यानी कि यह देखिए यहां पर हिम और ग्लोबिन, यानी कि हिम क्या है, वर्णक, और ग्लोबिन है प्रोटीन, दोनों के संयोग से बनी है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और यह हीमोग्लोबिन क्या करती है, बॉडी के अंदर जितनी भी जो गैसेज होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, उनके साथ बंधुता प्रदर्शित करने का कार्य करती है। और हमेशा ध्यान रखना, जो हीमोग्लोबिन होती है वह ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल्दी से बंधुता प्रदर्शित करती है। हीमोग्लोबिन जो होती है उसकी अगर मात्रा देखी जाए तो वह स्वस्थ मनुष्य में 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर, कितनी मात्रा होती है, 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर अपन इससे मानते हैं, इसकी जो मात्रा होती है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम तक तो अपन मान सकते हैं पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में अपन कह सकते हैं लगभग 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक अपन मान सकते हैं कि इसकी जो मात्रा होती है वह पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा और देखें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, अगर स्वयं का रंग होता है नीला होता है, लेकिन जब यह ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, बंध बना लेता है, तो वहां पर अपन देख सकते हैं यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन के निर्माण होने के पश्चात यह हीमोग्लोबिन अपने कौन सा रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और इस लाल रंग के कारण अपन कह सकते हैं आरबीसी का रंग जो होता है वह लाल हो जाता है, और ब्लड का रंग भी जो होता है वह लाल होता है। तो उसके लिए जिम्मेदार किसे माना गया है, हीमोग्लोबिन को ही जिम्मेदार माना गया है। जो हीमोग्लोबिन जो होता है उसके प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। 4 फेरस जो आयन होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं, फेरस आयन Fe2+। यह जो होते हैं प्रत्येक अणु में 4 उपस्थित होते हैं, और इसमें हिम समूह और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भी पाई जाती है। एक तो क्या पाया जाता है, हिम समूह पाया जाएगा, रंजक समूह, हिम समूह व 4 पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है वह भी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन प्रेजेंट होंगे, हिम समूह पाया जाएगा, और साथ में 4 पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती है वह भी इसमें पाई जाती है। मात्रा आपको बता दी कि लगभग 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक अपन मान सकते हैं इसकी मात्रा मानी जाती है ब्लड के अंदर। और हीमोग्लोबिन जो होता है वह अपन कह सकते हैं कि आरबीसी में पाया जाता है, इसी के कारण अपन कह सकते हैं लाल रंग यह प्रदर्शित करती है, और ब्लड का भी लाल रंग होता है। और इसके बारे में जानकारी बताता हूं आपको, आरबीसी के बारे में थोड़ी बहुत। आरबीसी की उत्पत्ति, आरबीसी की उत्पत्ति की अगर अपन बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें अपन पढ़ते हैं आरबीसी की जो उत्पत्ति होती है तो अपन क्या पढ़ते हैं, अस्थि मज्जा। आरबीसी की जो उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा या बोन मेरो के नाम से अपन जानते हैं।
तो वहां पर मानी जाती है। तो यहां थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि वयस्क के अंदर अगर अपन देखें, वयस्क व्यक्ति में, तो वहां पर अपन अस्थि मज्जा में इसकी उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन जब भ्रूणावस्था में अगर अपन देखते हैं, भ्रूणावस्था में, तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वह कहाँ होती है? पलीहा भाग में। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? पलीहा भाग में मानी जाती है। और पलीहा भाग में उत्पत्ति के आधार पर अपन कहते हैं कि पलीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक की संख्या भी दी गई है। पलीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक की संख्या भी दी गई है। और यहां पर अपन कहते हैं कि वयस्क में फिर अस्थि मज्जा के अंदर यह निर्मित हो जाती है। आरबीसी के जीवन काल की अगर बात की जाए, आरबीसी का जीवन काल अगर देखें तो कितना होता है दोस्तों? 120 दिन या 4 माह का अगर अपन देखें तो इसका जीवन काल होता है, वह पाया जाता है। यह जीवन काल पूर्ण होने के पश्चात जो आरबीसी होती है वह क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आरबीसी होती है वह नष्ट हो जाती है। और नष्ट कहाँ होती है आरबीसी? वही पलीहा भाग में जाकर यह क्या होती है? नष्ट होती है। इसीलिए पलीहा भाग को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। पलीहा भाग को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, या अपन कहते हैं इसे बुच्चड़ खाना। आरबीसी का कब्रिस्तान या बुच्चड़ खाना। कब्रिस्तान यानी कि जहां पर डेड बॉडीज, बुच्चड़ खाना, उसी से रिलेटेड लाशों वगैरह को रखा जाता है। तो आरबीसी का भी जब विघटन हो जाता है तो वह पलीहा भाग में जाकर नष्ट हो जाती है वहीं पर। इसलिए पहले अपन मान सकते हैं भ्रूणावस्था में निर्मित होते, उस आधार पर ब्लड बैंक की संज्ञा दी गई है। और बाद में अपन कहते हैं जीवन काल पूर्ण होने के पश्चात वहीं पर जाकर ये क्या होती है? नष्ट होती है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान या बुच्चड़ खाने के नाम से इसे जानते हैं। अब आरबीसी जो है, निर्माण बता दिया मैंने आपको, इसका जीवन काल बता दिया। अब इसका जो विघटन होगा वह पलीहा भाग में बता दिया। अब बात कर रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन के जो प्रोटीन भाग होता है उसको तोड़ने के लिए, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन भाग होता है कौन सा? जैसे हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था, यह भाग ग्लोबिन भाग प्रोटीन भाग होता है, इसको किस में तोड़ा जाता है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन के प्रोटीन भाग को किस में तोड़ा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन भाग होता है वह किस में टूटता है? एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन जो भाग होता है उसको एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। और इसका जो लोहा या अपन कह सकते हैं आयरन, उसको यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है। ब्लड का जो लोहा या जो आयरन होता है ना, उसको यकृत भाग में संग्रहित किया जाता है। किस कौन से भाग में संग्रहित किया जाता है? यकृत जो भाग होता है ना, उसमें क्या किया जाता है? इसे संग्रहित किया जाता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रोटीन भाग को एमिनो अम्ल में तोड़ा जाएगा, और जो ब्लड में लोहा या आयरन होता है उसको यकृत भाग में संग्रहित कर लिया जाता है। और जो शेष बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, कौन कौन सा? एक तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये क्या पाए जाते हैं? पित्तवर्णक पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? पीले रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनमें परिवर्तित कर दिया जाता है। एक तो यहीं पर बताऊंगा, शेष बचे हुए को बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन, ये दोनों क्या है? पित्तवर्णक होते हैं, जो पीला रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? पीला रंग प्रदान के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनमें अपन मान सकते हैं कि पित्तवर्णकों में परिवर्तित करके इन्हें क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जित कर दिया जाता है। लेकिन ये कार्य कब तक होता रहता है? जब तक अपना जो लीवर या यकृत होता है वह बराबर कार्य करता रहता है, तब तक ये क्रिया होती रहती है। कई बार अपन देख सकते हैं कि जब अपना लीवर कार्य करना थोड़ा सा कम हो जाता है या अनियंत्रित हो जाता है, तो ब्लड के अंदर अपन कह सकते हैं इन पित्तवर्णकों की संख्या में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी। संख्या या मात्रा में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड का रंग में पीलापन आ जाता है। और ब्लड पीलापन आने का मतलब पूरी बॉडी पीले रंग की दिखाई देने लगेगी। अपनी आंखें, नाखून वगैरह, त्वचा का रंग सब में पीलापन आ जाता है, और उस रोग को अपन पीलिया के नाम से अपने जानते हैं। और पीलापन आने का कारण वहां पर ऑक्सीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उसका डाउन आना,
और वह डाउन आ जाती है तो अपन कह सकते हैं बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपन कह रहे हैं कि ऑर्गन्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, जिसके कारण ऑर्गन्स कार्य करना बंद कर देते हैं। और इसी कारण से अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी या अभाव के कारण पीलिया रोग में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। वह इन्हीं पित्तवर्णकों के कारण होती है। तो यह थी आरबीसी के बारे में अपनी छोटी सी जानकारी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो आरबीसी होती है उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी का अगर मुख्य कार्य देखा जाए तो ब्लड को लाल रंग प्रदान करना अपन मानते हैं आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। लेकिन जितनी भी जो बातें मैंने आपको बताई प्रत्येक से क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए दोबारा एक बार देख लीजिए। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। 99% पाई जाती है, यानी कि टोटल जो रुधिर कणिकाएं होती है, टोटल रुधिर कणिकाएं होती है इसका 99% अगर देखें तो आरबीसी होती है। पुरुषों में इसकी संख्या देखें तो 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। महिलाओं में देखें तो 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। आरबीसी हमेशा केंद्रक रहित मानी गई है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट, लामा और जिराफ जो होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है वह अपन मान सकते हैं कि केंद्रक युक्त मानी गई है। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वृत्ताकार पाई जाती है, वृत्त के आकार की, उभयावतल होती है, यानी कि इसके जो तल होते हैं, किनारे होते हैं, उभरे हुए होंगे दोनों, डिस्क रूपी, डिस्क या प्लेट के समान संरचना, प्लेट नुमा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह इसके अंदर एब्सेंट माना जाता है। इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है हीमोग्लोबिन, जिसे रंजक प्रोटीन या वर्णक प्रोटीन या श्वसक प्रोटीन या संयुग्मी प्रोटीन के नाम से अपन जानते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन में हिम वर्णक होता है, ग्लोबिन आपकी प्रोटीन होती है। इसकी अगर संख्या मात्रा पूछी जाए तो 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर एक स्वस्थ मनुष्य में पाई जाती है। पुरुषों में 15 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर इनकी मात्रा होती है, जबकि महिलाओं में 12 ग्राम डेसीलीटर तक होती है। इसमें अपन देखें तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन भाग जो होता है अमीनो अम्ल में टूटता है, लोहा आयरन यकृत भाग में संग्रहित हो जाता है, और जो बचा हुआ जो शेष भाग होता है वह बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो पित्त वर्णक होते हैं उनमें परिवर्तित करके उत्सर्जित कर दिया जाता है। यह बात थी आरबीसी की। अब आरबीसी की कमी जो होती है, आरबीसी की कमी जब हो जाती है तो एक रोग होता है। आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो एक रोग होता है, उस रोग को क्या कहते हैं अपन, एनीमिया। उस रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया, या कहते हैं रक्ताल्पता। एनीमिया या रक्ताल्पता, यह क्या होता है, एक रोग होता है जो सामान्य तौर पर ब्लड की कमी से या आरबीसी की कमी से होता है। तो इसके लक्षण क्या होंगे, आरबीसी की कमी होगी। आरबीसी कमी होने का मतलब बॉडी में हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी। हीमोग्लोबिन वगैरह कमी होने के कारण अपन कहेंगे कि बॉडी जो होगी वह सुस्त रहेगा, व्यक्ति किसी कार्य को करने में इच्छा नहीं होगी, स्फूर्ति होती है, तेज होता है बॉडी में, वह आपको प्रदर्शित नहीं होगा। व्यक्ति को भूख वगैरह कम लगने लगती है, आलस बना रहता है, सुस्त रहता है व्यक्ति एनी टाइम, और त्वचा का जो रंग होता है वह भी फीका पड़ने लग जाता है। यह सब अपन कह सकते हैं कि एनीमिया रोग के कारण होता है। तो यह आरबीसी की कमी से होने वाला जो रोग था। तो यह बात थी अपनी आरबीसी की। अब इसके पश्चात जो दूसरा जो अपनी रुधिर कणिकाएं आती है वह कौन सी है अपने, वह अपने डब्ल्यूबीसी। दूसरी कौन सी है, डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं फुल फॉर्म अगर देखें तो व्हाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, या इन्हें एक नाम और दिया गया, इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से अपन इसे जानते हैं। किसे, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से अपन जानते हैं। अब डब्ल्यूबीसी जो होती है वह आरबीसी की तुलना में अपन मान सकते हैं इनकी संख्या कम होती है। 400:1 या 600:1 तक अपन मानेंगे इनकी संख्या मानी जाती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है उससे मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया। रुधिर कणिकाएं जो होती है, एक तो दो भाग, फर्स्ट आता आपके कणिकामय डब्ल्यूबीसी यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी आती है।
और दूसरी आती है अकणिकामय, जिसे एग्रेन्युलोसाइट्स के नाम से अपन जानते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिकामय होती है इसे भी बाद में 3 भाग में डिवाइड करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एक तो न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड इओसिनोफिल्स और थर्ड दे रखा आपके बेसोफिल्स। तो ये अपन कहेंगे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है किसे, कणिकामय जो WBC होती है ग्रेन्युलोसाइट्स को, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और दूसरी जो होती है कौन सी, अकणिकामय, अकणिकामय जो WBC होती है जिसे अपन एग्रेन्युलोसाइट्स भी कह सकते हैं, यानी इसमें कणिकामय संरचना नहीं होती है। यह कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है मोनोसाइट्स और एक क्या होती है, लिम्फोसाइट्स। एक होती है आपकी मोनोसाइट्स और दूसरी जो होती है वह होती है आपकी लिम्फोसाइट्स। दूसरी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट्स। तो WBC 2 भाग मुख्य रूप से अगर डिटेल में अपन देखें तो ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 पार्ट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसेनोफिल। और दूसरी जो अकणिकामय या एग्रेन्युलोसाइट्स है उसके कितने पार्ट, 2 पार्ट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स इसमें पाए जाएंगे। इनकी जो डिटेल होगी वह देखेंगे अपन अगले वीडियो में। और साथ में तीसरा नंबर का जो रुधिर कणिकाएं होती है वह कौन सी होती है, अपने रुधिर बिंबाणु, रुधिर बिंबाणु या अपन कह सकते हैं रुधिर प्लेटलेट्स, या इसे एक नाम और दिया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। इनके बारे में आरबीसी तक मैंने आपको बता दिया है, ये थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी है। इनके बारे में डिटेल से जो आपको अगला वीडियो मिलेगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आशा करता हूं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट्स में मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है कोरोना बीमारी में, इसलिए स्कूलों का अभी पता नहीं है कब खुलेगी, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेज का मजा लीजिए, घर बैठकर तैयारी कीजिए और कोई भी डाउट है तो उसे बेझिझक पूछिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में WBC के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।